जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में, मारवाड़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पीडीएफ के जरिए, ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं हो और आप भी जल्दी जल्दी से अपना हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकें। तो ये क्लास आपके लिए बीएसटीसी के लिए, रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पशु परिसर से लेके फर्स्ट ग्रेड तक ये राजस्थान का इतिहास आपके सिलेबस में वैलिड है। तो बिना देरी के चलते हैं राठौड़ राजवंश। तो आपको पता है राठौड़ राजवंश, इसकी 3 रियासतें थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो मारवाड़ राठौड़ राजवंश और एक बीकानेर राठौड़ राजवंश। मारवाड़ पर भी राठौड़ों ने शासन किया था, बीकानेर पे भी राठौड़ों ने ही शासन किया था, और किशनगढ़ पे भी राठौड़ों ने शासन किया था। तो आज हम बात करेंगे मारवाड़ राठौड़ राजवंश। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये राठौड़ कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। भाटों ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया था। किसने बताया था? भाटों ने। और रत्नाकर के अनुसार भी यही बताया गया है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, और ये राष्ट्रकूट शब्द किससे बना है? तो ये दक्षिण भारत का राजवंश है, उससे राष्ट्रकूट शब्द लिया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत से ही ये राठौड़ राजवंश हमारे राजस्थान में आए थे। और कैसे आए थे इसकी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। मूणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राठौड़ है ना, जो कन्नौज के निवासी है, और कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ये कन्नौज निवासी जयचंद गैडवाल वहाँ का शासक था, उनके वंशज है। ये किसने कहा? तो ये मूणोत नैणसी ने कहा था, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों को बंदायू निवासी बताया है। तो कर्नल जेम्स टोड और मुणोत नैणसी तो ये यूपी कन्नौज जयचंद गैडवाल की संतान बताते हैं, जबकि हीराचंद ओझा के अनुसार ये राठौड़ बंदायू निवासी बताए गए हैं। ठीक है, दयालदास ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी की संतान बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, तीनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। मुणोत नैंसी के अनुसार तो ये जयचंद गैडवाल के वंशज बताए गए हैं, यूपी निवासी। ठीक है, कन्नौज के। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये बंदायू निवासी है राठौड़। और दयालदास ख्यात में अगर पूछा जाए तो ये राठौड़ राजवंश सूर्यवंशी की संतान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं राठौड़ राजवंश के संस्थापक की। तो राठौड़ राजवंश के जो संस्थापक थे वो राव सिया थे। इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी 1240 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसने प्रथम राजधानी किसको बनाई थी? तो प्रथम राजधानी बनाई थी खेड़। और खेड़ कहाँ पर पड़ता है? अभी बालोतरा में पड़ता है। ठीक है, पहले ये बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब ये बालोतरा में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि राठौड़ राजवंशों की जो राजधानी है ना, तो वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आप खेड़ पढ़ोगे। खेड़ मैंने आपको बता ही दिया कि राव सिया ने स्थापित की थी प्रथम राजधानी। खेड़ के बाद में वैसे मेवानगर भी आएगी, लेकिन वो अस्थायी राजधानी है, क्योंकि वो मल्लीनाथ जी ने कुछ समय के लिए बनाया था। ठीक है, वो आपको भी ध्यान रखना, वो आगे मैं बता दूंगा। और मंडोर जोधा ने बनाया, जोधपुर जोधा ने बनाया, सिवाना ये आपको पता है कि राव चंद्रसेन है ना, प्रताप का अग्रगामी, तो उन्होंने ये सिवाना राजधानी बनाया था, और फिर उसके बाद में फिर वापस जोधपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मारवाड़ का जो राष्ट्रगान है ना, उसका नाम है 200। तो ये 200 मारवाड़ का राष्ट्रगान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मारवाड़ की कुल देवी पूछे तो ये नागणेची माता। और ये नागणेची माता कहाँ पे है? तो ये नगरना बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आराध्य देवी। ये तो है कुल देवी, और ये है आराध्य देवी। कुल देवी मतलब उन्हीं के वंशज की जो परंपरा से चली आती है ना, वो। जैसे कि कुल देवी की बात करें तो मारवाड़ की भी कुल देवी वही रहेगी, नागणे की माता। और अपन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की भी यही नागणे की माता रहेगी। और किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ की भी
कुल देवी यही रहेगी। ठीक है, आराध्य देवी चेंज होती है उनके क्षेत्र के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आराध्य देवी ये है चामुंडा माता और इनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग। अब बीकानेर की वो अपनी देशनोक करणी माता। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और संप्रदाय की बात करें तो इसमें संप्रदाय कौन सा था, तो इसमें नाथ संप्रदाय और शैव संप्रदाय का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं एक एक राजवंश के राजाओं की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रावसिया, जो कि इन्होंने शासन किया था 1240 से लेके 1273। हालांकि ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आरबीएससी की 10th की और 11th की बुक में आप देखोगे तो 40 से 73 ही बताया गया है। ठीक है, 1240 से 1273। ठीक है, अब बात करते हैं रावसिया की। तो ये रावसिया कौन थे, तो ये जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। ठीक है, रावसिया के पिता की बात करें तो ये सेतराम जी। कौन थे, सेतराम जी। अब सेतराम जी कुल कितने पुत्र थे, तो 100 पुत्र थे। और रावसिया की बात करें तो ये कितने नंबर का था, ये 51वें नंबर का था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। और इनके कुल भाई 100, मतलब क्योंकि सिया जी के पिता कौन है, तो सेतराम जी। और सेतराम जी के कितने पुत्र हैं, 100, और 51वां पुत्र सेतराम जी। अब बात करते हैं रावसिया की। वैसे तो किंवदंतियाँ और कहानियाँ बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि रावसिया का जन्म हुआ था ना, तब इनकी एक दाई थी। तो दाई माँ को जब पता चला कि रावसिया का जन्म हो गया, और इन्होंने क्या ना, मतलब कोई भी जन्म होता था ना किसी भी कुंवर या राजवंश का, राजाओं का, या फिर किसी भी कुंवर का, तो उनसे पहले मतलब उस टाइम घड़ी तो थी नहीं। तो उस टाइम मतलब एक महल होता था, उस महल की परछाई को देख के वहाँ पे लकीर खींच देते थे। तो उसके हिसाब से फिर ब्राह्मण द्वारा उनकी भविष्यवाणी की जाती थी कि ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस टाइम मतलब दाई विश्राम करने के लिए बिजी थी। तो मतलब ये सो गई थी, मतलब कुल मिला के। फिर ये सोने के बाद फिर वापस उठी, तो जब तक रावसिया का जन्म हो गया था, तो इन्होंने देखा कि अब तो रावसिया का जन्म हो गया, मैंने लकीर भी नहीं खींची। तो फिर ये जाके लकीर खींचती है कि कौन सा कोई देख रहा है। तो फिर ये लकीर खींचती है। फिर उसके बाद में फिर राजा आके इनसे बोलते हैं कि लकीर खींच दिया हमको, हाँ। फिर ये ब्राह्मणों को बुलाते हैं, फिर इनकी भविष्यवाणी करते हैं। फिर ब्राह्मण इनको बोलते हैं कि अगर सेतराम जी, यदि आप रावसिया को अपना फेस दिखा दोगे, मुंह दिखा दोगे, तो वहीं पे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो रावसिया जब बिल्कुल छोटे थे, तो सेतराम जी ने सोचा कि हमारे 100 बेटे हैं, कौन से एक बेटे कमी हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब अपने शासकों को, जो सेनापति होते हैं, उनको आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाओ और रावसिया को वहीं पे ख़त्म कर दो, मार दो। तो ये जंगल में जाते हैं इनके सेनापति। तो सेनापतियों को क्या है ना, थोड़ी सी दया आ जाती है। तो वो सोचते हैं कि यार 1-2 दिन का ही बच्चा है, और क्यों हम इनको मार के अपने ऊपर अपन खुद पापी के हावी हों। तो इन्होंने क्या है ना, मतलब जंगल में ले जाके इन्होंने रावसिया को मारा नहीं, बल्कि जंगल में फेंक दिए। और जहाँ पे फेंके थे ना, वहाँ पे एक गुफा थी। तो ये बच्चा गुफा में लुढ़कते लुढ़कते गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद वहाँ पे एक शेरनी थी। तो शेरनी ने उन्हीं मतलब उसी टाइम 3 बच्चों को जन्म दिया था। तो शेरनी के पास ये गुड़कता गुड़कता चला गया, तो वो 4 बच्चे हो गए, क्योंकि ये भी उसके पास गुड़कता गुड़कता चला गया। अब जब शेरनी को होश आया, वो अपनी पीड़ा से मुक्त होकर जब शेरनी वापस होश में आई, तो शेरनी ने देखा कि ये अपने 4 बच्चे हैं। तो शेरनी को पता नहीं था कि ऐसी ऐसी बात है, और ये सोची कि अपना ही बच्चा है। तो धीरे धीरे रावसिया वहीं पे बड़े हुए, वहीं पे शेरों के संग खेलने लगे। और फिर धीरे धीरे वहीं पे मतलब वही जंगली जैसे ही बर्ताव करने लगे। और सारा ही बिना वस्त्र के रहते थे, जंगली वंगली ऐसे ही रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि हमारी भी कुछ अलग दुनिया है। तो तब क्या ना, तब बात करते हैं कि पहली बार ब्राह्मण आए थे कहाँ पे, उधर घूमने। क्योंकि ब्राह्मण तो कहीं भी आते जाते रहते हैं भिक्षा भिक्षा के लिए। तो ये पाली से आए थे, और ये पाली से आ रहे थे यूपी की तरफ, कन्नौज की तरफ ऐसे ही। तो
इन्होंने जंगल में देखा है कि जो रावसिया है वो शेरों के संग खेल रहा था। तो पालीवाल ब्राह्मण अचानक से डर गए कि ये क्या भला है। तो उन्होंने जाके सेतराम जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हमने आपके जंगल में ऐसे देखा और वो ना तो मानव है ना ही जंगली है, और हमको पता नहीं वो कौन है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो सेतराम जी ने बोला सेनापति को कि जाओ कौन है देखो। तो सेनापति को अचानक ही याद आई कि शायद गुस्ताखी माफ हो महाराज, क्योंकि हमको तो वही लगता है कि जो आपने जो मारने के लिए दिया था ना रावसिया को, शायद हमारे इस तरफ से तो ये वही लड़का है, क्योंकि हमने उस टाइम उनको मारा नहीं था और हम शेर की गुफा के बाहर पटक आए थे। तो हमारे हिसाब से तो ये वही है। तो सेतराम जी ने किया कि जाओ जाओ सेना वेना तैयार करो और उनको लेके आओ पकड़ के यहाँ पे मेरे पास। तो फिर उनको लेके आते हैं पकड़ के, फिर उनकी मतलब थोड़ी बहुत अनुकूलता का सिद्धांत अपनाते हैं और उसके अनुसार उनको डालना पड़ता है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो उनकी भाषा धारण करते हैं, फिर उसके बाद में ये धीरे 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 इंसानी जीवन जीने लगते हैं। फिर पालीवाल ब्राह्मण वापिस आते हैं सेतराम जी के पास। तो सेतराम जी को बोलते हैं कि महाराज क्या हुआ कि आपने वो पढ़ा, मतलब वो पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो सेतराम जी ने कहा कि आप हमारे लिए बहुत ही आभारी रहोगे से। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमने ऐसा क्या किया, क्योंकि वो हमारा पुत्र ही था जो आपने बताया था। तो पालीवाल ब्राह्मण क्या कि कहे कि राजा जी गुस्ताखी माफ़, अगर आपको हम एक बात बताएं तो आप हमारी बात मानोगे। तो राजा जी ने कहा कि जी बोलिए क्या। तो पालीवाल ब्राह्मण कहे कि हमारे पाली की तरफ, जोधपुर की तरफ, मतलब उस टाइम ना तो पाली था ना जोधपुर था, तो मतलब हमारे क्षेत्र की तरफ क्या ना, मतलब डाकुओं का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, आक्रमण होता है, और हम उनसे बचने के लिए हमारे को मतलब एक राजा चाहिए। तो सेतराम जी ने कहा कि कोई से भी ले जाओ, हमारे तो 100 पुत्र है, 100 में से कोई से भी ले जाओ जो भी अच्छा हो। तो परिवार ब्राह्मणों ने कहे कि हमें तो वही चाहिए। कौन? राव सिया ही चाहिए, वो उन्हीं को हम लेके जाएंगे। तो फिर सेतराम जी बोलते हैं कि ठीक है ले जाओ। तो फिर पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर ये पाली आए थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट रहेगा ये, एक लाइन के लिए मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई है, क्योंकि आपको फैक्ट याद रहेगा ना तो आपको मतलब हिस्ट्री पढ़ने की ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना देरी के आगे चलते हैं अपन, फिर आगे क्या होता है क्या नहीं हम बताएंगे। अब बात करें ये, फिर आते हैं पाली। तो पाली में आके फिर यहाँ का एक डाकू था, उसका नाम था लाका फुलानी। तो ये क्या है ना, मतलब पालीवाल ब्राह्मणों को सताता था, रोज पीटता था और जब चाहे मतलब इनको लूट लेता था। तो फिर लाका फुलानी डाकू का इन्होंने अंत किया, मतलब इनको समाप्त कर दिया। किसने? राव सिया ने, ठीक है। और राव सिया ने प्रथम या प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया? खेड़, जो मैंने आपको बता दिया था कि राजधानी का जो क्रम था खेड़। खेड़ के बाद फिर आपको पता है कि मल्लिनाथ जी ने कुछ समय के लिए मेवानगर को भी बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद जोधपुर, फिर उसके बाद सिवाना, फिर उसके बाद वापस जोधपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। में राठौड़ राजवंश की स्थापना की किसने? राव सिया ने। तो अब आपको पता है कि इन्होंने राजधानी स्थापित कर दी। तो इनके लिए पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अब कोई संरक्षक तो होगा ना। उनके लिए फिर ये सोचे कि हमको अब यहीं पे रहना है और अपनी एक यहीं पे राजवंश की स्थापना करनी है। राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है। और राठौड़ राजवंश के संस्थापक पूछ ले तो वही राव सिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं राव सिया के बाद आस्तान जी शासक बने थे, लेकिन आस्तान के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इन्होंने कोई ज़्यादा कार्य नहीं किया और ना ही इनके बारे में कोई हमें इतिहास में कुछ मिलता है। तो ठीक है, आस्तान जी के पुत्र थे दूहड़ जी। तो दूहड़ जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि दूहड़ जी कौन थे। तो ये दूहड़ जी मारवाड़ के शासक थे। इनका क्रम भी ध्यान रखना है कि राव सिया, सिया के बाद आस्तान, आस्तान के बाद दूहड़, ठीक है। दूहड़ जी ने नागणेची माता मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? नागणेची माता, जो इनकी कौन है? कुल देवी, उनका निर्माण करवाया। और ये निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो ये नगाना
बाड़मेर में। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नागणेश माता की मूर्ति कहाँ से लाए थे ये? तो ये कर्नाटक से लेके आए थे। क्योंकि आपको पता है, मैंने शुरू में बताया था कि जो राठौड़ राजवंश है ना, ये राष्ट्रकूल सबसे बड़ा है, और ये कहाँ से आया है? दक्षिण भारत से। आपको पता है कि कर्नाटक कहाँ पे है? तो ये दक्षिण भारत में है। और वहाँ जब इनकी मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ। जब धुवर जी अपने माई मतलब नानियाल गए थे, तो नलियाल जाके वहाँ पे खेलने, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो वहाँ पे खेलने लगे, कूदने लगे, और अपने मतलब बताया कि हमारे दादाजी ने ऐसे मतलब राठौर राजवंश की स्थापना की, वैसे किया, और धीरे धीरे मतलब मत अपने आप को मतलब ऐसे बताने लग गए कि हाँ, मतलब हमारे वंशज काफ़ी ताकतवर थे। तो वहीं पे एक इनका मामा था, तो उन्होंने कहा कि आपने राठौड़ राजवंश की स्थापना तो कर दी, लेकिन आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन सी है? तो ये दुवड़ जी परेशान हो गए कि हमारी कुल देवी तो पता ही नहीं है कौन। तो दुवड़ जी फिर वापिस आते हैं मारवाड़ में, और उन अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, अपनी माता जो कुल देवी है वो कौन है? तो माता कहती है कि नागणेश जी माता है, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो आस्थान जी के पुत्र जो दुवड़ जी थे, वो बोले कि मेरे को वहाँ पे जाना और मेरी कुल देवी को लाना है। तो माता जी के समझाने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। तो फिर ये कर्नाटक जाते हैं, और फिर कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाते हैं। और फिर वहाँ पे नागणेची माता बोलती तो है इनको कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन आपने रास्ते में कहीं पे भी विश्राम किया या नींद ली, तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगी। तो दुवड़ जी बोलते हैं कि ठीक है माँ। तो फिर ये वाप रवाना होते हैं कर्नाटक से। तो नागणेश जी माता को चक्रेश्वरी या नीम नारायणी माता भी बोलते हैं। अब ये नीम नारायणी माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दोहड़ जी इनको ला रहे थे कर्नाटक से मारवाड़ की तरफ, राजस्थान में मारवाड़ की तरफ, तो अचानक ही मतलब आते आते आते, अब कर्नाटक बहुत दूर है और राजस्थान कहाँ है ये तो आपको भी पता है। तो आते आते रास्ते के अंदर कौन सी जगह, नगाड़ा, बाड़मेर में आ जाती है किसको, राउत दुवड़ को नींद। तो नींद आ जाती है, तो नागणेश जी माता पहले ही इनको सतर्क कर चुकी थी कि मतलब अगर आपने कहीं भी विश्राम किया या नींद ली, तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगी। तो फिर जो ये जो क्या बोलते हैं, दुहड़ जी है ना, वो नीम के नीचे विश्राम करे, और वहीं पे इनकी मूर्ति को वहीं पे रख दी। तो फिर जब ये उठे, तो इनको पता चला कि हमने तो विश्राम कर लिया वैसे वैसे, क्योंकि नींद तो ये तो मूल समय है, ये तो आती आती है। तो फिर नीम नारायणी माता इसलिए इनका नाम हुआ क्योंकि ये नीम के नीचे स्थापित हो गई थी, और कहाँ पे, नगाड़ा बाड़मेर में। इसलिए आज भी इनका मंदिर वही नगाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जल्लण जी या जालण जी। तो दोहड़ जी के बाद में जल्लण जी या जालण जी आ जाएंगे। आपको ये क्रम इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में अभी क्वेश्चन आया था इनका क्रम। तो सिया के बाद में आस्थान, आस्थान के बाद में दूहड़, दूहड़ के बाद में जलन, ये चारों क्रम से आए थे, और इनको क्रम से जमाना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, हालांकि बीएसटीसी और रेट के लिए ये इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपन को अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको हर एक चीज़ इतिहास का समझ में आएगा। और हम हर एक क्लास आपको कहानी के माध्यम से, और जो किंवदंतियाँ उन्हीं के अनुसार, और जो फैक्ट है कि हाँ ऐसे हुआ था, उन्हीं के अनुसार चलेंगे। क्योंकि ये आरबीएससी के अनुसार हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा हुआ है, मेरे अनुसार ये कहानियाँ नहीं बना रहा मैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि नहीं ये सर मतलब उनके अनुसार ही बना रहे हैं, तो ये आप 11th की बुक उठा के देख लीजिएगा, या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की गोपीनाथ शर्मा की बुक आप देख सकते हो। ठीक है, चल्लन जी के बारे में आपको ये एक बात ही याद रखना है कि जालन जी के समय जो मारवाड़ के राजा थे ना, उनमें साफा पहनने की परंपरा शुरू हुई थी, बस और कुछ याद नहीं रखना। ठीक, अब बात करते हैं राव सलका जी। तो सलका जी के दो पुत्र थे, आपको ध्यान रखना है।
तो दोनों पुत्र कौन कौन से थे? तो एक तो थे विरम जी, जिन्होंने शासन किया था, ठीक है। एक तो विरम जी और एक थे मल्लिनाथ जी, ठीक है। तो दो पुत्र थे, एक विरम जी और दूसरे मल्लिनाथ जी, ठीक है। मल्लिनाथ जी ये तो मालानी के संत बन गए थे, और जो विरम जी है इन्होंने मारवाड़ में शासन किया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मल्लिनाथ जी कुछ समय के लिए दूसरी राजधानी मेवानगर बनाया था, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि मल्लिनाथ जी कुछ समय के लिए दूसरी राजधानी मेवानगर को बनाया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लिनाथ जी के पुत्र। राव सलका जी का पुत्र था मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी के पुत्र कौन है? जगमाल, ठीक है। और आपको पता है कि जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। तो चलो मैं आपको जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी वो बता देता हूँ। तो एक्चुअली बात क्या है, जगमाल काफ़ी हैंडसम था और सुंदर था। तो एक गुजरात का शासक था, उसका नाम था हाथी खां, और उनका सेनापति था मोहम्मद शाह। तो एक्चुअली बात क्या हुई, हाथी शाह की जो पुत्री थी वो काफ़ी हैंडसम थी, तो उनका नाम था गिंदोली। तो काफ़ी हैंडसम थी, तो जगमाल जी को ये बात पता नहीं थी। तो एक दिन क्या ना, मतलब हाथी का अपनी सेना को लेके मारवाड़ की तरफ आ गए। तो मारवाड़ की तरफ आ गए तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें, मतलब समथिंग 16 या 17 थी। वैसे 11th की बुक में 16 मिलते हैं, और वैसे अपन किसी और की राइटर की बात करें तो 17-18 मिल जाती है, लेकिन फैक्ट तो 16 की है कि 16 थी। तो हाथी खां आते हैं और उन 16 तीज है, मतलब वो तीज का जो व्रत करते हैं ना तालाब के किनारे, तो वहाँ पे व्रत करके वो पूजा पाठन कर रही थी। तो हाथी का वहाँ से उनको उठा के ले जाता है और ये गुजरात लेके कैद कर देता है इनको। तो ये बात पता चलती है कि इनको मल्लिनाथ जी को। तो मल्लिनाथ जी को पता चलने पर ये बात जगमाल को बताया नहीं। तो मल्लिनाथ जी परेशान कि अपनी अपनी मतलब क्या बोलते हैं, हम राजा हैं और हम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हम किस बात के राजा हैं। तो मल्लिनाथ जी परेशान थे कि अपन लाए तो उनको लाए कैसा है। तो जगमाल जी एक दिन सोच लिए कि अपने बापू इतने परेशान क्यों हैं। तो फिर जगमाल जी जाके पूछे कि क्या बात है डैडी, आप मेरे को बताओ क्या बात हो गई। तो फिर मल्लिनाथ जी इनको बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और हाथी खां जो गुजरात का शासक है उन्होंने ये यहाँ की तिजानियों को उठा के ले गए। तो जगमाल जी बोले कि ये कौन सी बड़ी बात है, सेना तैयार करते हैं, हम जाते हैं लेके आते हैं। तो ये सोचे, अब मल्लिनाथ जी ने सोच तो लिया कि चलो कोई बात नहीं, आप जगमाल जी ले तो आओगे, लेकिन गुजरात काफ़ी दूर है और वहाँ पे अंदर जाने नहीं देते, और आप जाओगे तो वैसे ही रास्ते में ही ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि उनके जो सेनापति है वो मोहम्मद खां है, और वो मतलब किसी को भी एंटर नहीं होने देता। तो जगमाल जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम घोड़े ले जाते हैं 10-20, और उनको बेचेंगे नहीं, उनको मतलब ऐसे बोलेंगे कि हाँ हमको बेचना है। जैसे कोई 500 रुपये का घोड़ा हो, हम उसको 5000 में बताएंगे, ताकि कौन लेगा। तो ऐसे में हम महल के अंदर एंट्री भी कर जाएंगे, और हमारी हमारी जो रणनीति है वो भी काम आ जाएगी। तो मल्लिनाथ जी बोलते हैं कि ठीक है जाओ। तो फिर जगमाल जाते हैं, और जगमाल फिर 10-15 घोड़े लेके जाते हैं, और फिर मतलब महल के अंदर एंट्री करते हैं। हर हर जो भी पूछते हैं उनको बोलते हैं कि ये 25,000 का घोड़ा है या 30,000 का घोड़ा है, जो भी मान लो। तो फिर वहाँ के सब जो पब्लिक थी वो बोलती कि इतना महंगा भी कोई घोड़ा था, मुझको लो तो लो, नहीं तो मत लो। उनको कौन सा घोड़ा बेचना था। तो फिर वो धीरे धीरे महल की तरफ गए। तो फिर उनको सूचना मिली कि अपनी जो प्रजा की जो लड़कियां हैं वो कैद है, और वो खाना नहीं खा रही, और गिंदोली उनको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं खा रही। तो और एक ही बात बोलती है कि हमारे जगमाल आएंगे और हमको लेके जाएंगे। तो गिंदोली सोची कि ये है कौन जगमाल। तो फिर जगमाल वहाँ पे ही था, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं थी। तो अब जो जगमाल के जो सेनापति थे साथ में गए थे,
उन्होंने कैसे भी करके सूचना पाली कि ये लड़कियां तो बाहर आएंगी नहीं, अपन को वहाँ पे जाने देंगे नहीं। तो आप ऐसे करते हैं कि ये हर शुक्रवार या शनिवार को गिंदोली शिव पूजन के लिए जाती है। तो शिव पूजन के लिए जाती है तो वो इनको भी लेके जाएगी अपनी प्रजा की लड़कियों को। तो फिर उसी टाइम अपन इनको उठा लेंगे। तो जगमाल बोलते हैं ठीक है, आइडिया तो बेटर है, बढ़िया है। तो फिर इंतज़ार करते हैं वो, फिर इंतज़ार करते हैं तो फिर गिंदोली रो रो उनकी जाती है लड़कियां प्रजा की। जाकर फिर वो रास्ते में ही उनको घेर लेते हैं, क्योंकि अब गिंदोली मतलब महाराजे की पुत्री थी, तो वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी मतलब उनके भी आगे पीछे सेनापति रहते थे। तो जगमाल ने कहा कि आप सब तो सेना मतलब उनके सेनापतियों को कहा कि जगमाल के खुद के सेनापतियों को उन्होंने कहा कि आप तो अपने एक काम करना, उनके सेनापतियों को रोक के रखना और बाकी अपने तेज मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको मैं छुड़ा लूँगा और इनको मैं देख लूँगा। तो जगमाल जी इनको सबको छुड़ा देते हैं, सबको तो बैठाते हैं एक जी रास्ते पे, और ये सबको उठाने के चक्कर में गिंदोली को भी उठा लेते हैं। तो गिंदोली को उठा के जैसे ही अपने घोड़े पर बैठाते हैं तो गिंदोली मतलब बोलती है कि मैं तो यहाँ की राजकुमारी हूँ, रो ऐसे। तो जगमाल ऐसे काफ़ी स्मार्ट थे, तो वो इनकी बातें सुनी नहीं। तो गिंदोली सोच रही थी कि ये वही जगमाल है क्या जो मतलब इनकी जो लड़कियां बोल रही थी प्रजा की कि हमारा जगमाल आएगा, तो एक बार देखो तो सही। तो गिंदोली उनको देखती है तो देखती रह जाती है, और देखते ही देखते उनको उनसे प्यार हो जाता है। तो फिर जगमाल भी उनकी तरफ देखता है। तो फिर मतलब गुजरात से मारवाड़ तक आते 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 उन दोनों में प्यार हो जाता है। ठीक है, अब ये मारवाड़ आते हैं, उनको प्रजाओं की कन्याओं को या लड़कियों को उनको उनके हवाले कर देते हैं। और फिर हाथी का संदेश आता है कि गलती से आपने एक लड़की एक्स्ट्रा ले गए और वो मेरी पुत्री है राजकुमारी। तो ये बात मल्लीनाथ जी को पता चलती। मल्लीनाथ जी कहते हैं जगमाल जी को कि जगमाल जी आपने ये क्या कर दिया। मगर क्यों, क्या हुआ कि आपने एक लड़की ज़्यादा ली है गिंदोली, वो हाथी की पुत्री है। तो जगमाल जी ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ तो मैंने उनको लिया है। तो मल्लीनाथ जी कहते ये क्या बात हुई, उनको वापस करो और उनको वापस छोड़ के आओ। तो जगमाल जी ने कहा कि क्या 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 क्या, ये कैसे हो सकता है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं उसको कैसे छोड़ूं, कैसे जाने दूं। आप मेरी जान मांग लेते तो मैं आपको दे देता, लेकिन आपने तो मेरी जाने मन मांग ली। तो फिर मल्लीनाथ जी बोलते हैं कि अब देख लेना आगे क्या होता है। तो फिर गुजरात के शासक हाथी का इन पे आक्रमण करते हैं, और फिर आक्रमण करने के बाद फिर ये गुजरात के शासक को हरा देते हैं और ये खुद विजय होते हैं। तो ठीक है, यह है जगमाल और गिंदोली की प्रेम कहानी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको कि ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे, और रूपा दे को अपन बोलते हैं बरसात की देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीरम जी राठौड़। जो वीरम जी राठौड़ ये वही है सलका जी के पुत्र। फर्स्ट पुत्र थे वीरम जी और सेकंड पुत्र थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पुत्र जगमाल, ऐसे लिंक करके चलना है अपन को, ठीक है ना। कि सलका सबसे पहले चलना है राव सिया। सिया के पुत्र आस्तान। आस्तान ने कुछ काम नहीं किया, तो उसके बाद में चलते हैं दूहड़। अब दूहड़ ने एक ही काम किया था कि ये नगाड़ा बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर बनाया था। और नागणेची माता का मंदिर का जो मूर्ति थी वो कहाँ से लेके आए थे, तो ये कर्नाटक से लेके आए थे। ठीक है, ये बात हमको दुहड़ जी के बारे में याद रखना। दुहड़ जी के बाद में कौन आता है, झालण जी। झालण जी के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना है कि झालण जी के समय मारवाड़ में सर्वप्रथम पगड़ी रस्म या साफा पहनने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, उससे पहले मारवाड़ में साफा नहीं पहनते थे, लेकिन उसके बाद में साफा पहनने की परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और हर एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रख के ही चलना है, क्योंकि
इतिहास है ये अपन किंवदंतियों और कहानियों के अनुसार पढ़ेंगे तो अपन को लंबे समय तक याद रहेगी। और अगर आप रटोगे तो इससे आपको अस्थायी अधिगम होगा, और अस्थायी अधिगम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल नहीं रहेगा, इसलिए स्थायी अधिगम रहना चाहिए। साइकोलॉजी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी। तो चलते हैं अब उसके बाद में सलका जी आ गए। सलका जी के बाद में कौन आता है? वो जालन जी। जालन जी के बाद में कौन आता है? सलका जी। सलका जी के दो पुत्र थे, कौन कौन से? एक तो वीरम जी थे और एक मल्लीनाथ जी थे। ठीक है, वीरम जी ने तो शासन किया था। जो ये वीरम जी कौन है? वही है। वीरम जी ने तो शासन किया और मल्लीनाथ जी न, जो कि मेवानगर में अस्थायी राजधानी बना दी थी और कुछ समय के लिए ये राजधानी रही थी। ठीक है, और इनका पुत्र था दिगमाल और एक गिंदोली की गुजरात की राजकुमारी थी गिंदोली। उनकी प्रेम कहानी मैंने आपको बता ही दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी, जगमाल गिंदोरी की प्रेम कहानी। और फिर वापस आते हैं, ये मल्लीनाथ जी जगमाल जी हो गए कंप्लीट, गुजरात के नवाब को हरा देते हैं। उसके बाद में वापस आते हैं हम वीरम जी राठौड़ के पास। अब वीरम जी राठौड़ के दो पुत्र थे, एक तो राव चूड़ा राठौड़ और एक तल्लीनाथ जी। ठीक है, ये मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी अपन लोक देवताओं में भी पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनकी भी कहानी के अनुसार हम चर्चा चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये बने मन संत, वो अपन लोक देवताओं में बात करेंगे। तो तल्लीनाथ जी, इनका मंदिर पूछ ले तो ये मंदिर है पांचोटा। और पांचोटा कहाँ पड़ता है? तो झालोर में। ठीक है, सांचौर में नहीं पड़ता भाई, नया जिला बन गया है ना सांचौर, जालोर से हट के। तो सांचौर में नहीं बनता, ये झालोर में बनता है। तो ये सांचौर में नहीं है मंदिर, ठीक है, झालोर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा राठौड़। इन्होंने शासन किया था 1382 से लेकर 1423। राव चूड़ा राठौड़। अब इनकी डिटेल हम अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ये राव चूड़ा वास्तविक संस्थापक थे। उन्होंने क्या क्या किया था? इनके पुत्र का नाम रणमल, पुत्री का नाम हंसाबाई, मेवाड़ के शासक लाखा से उनकी शादी हुई थी। वो चुंडा जो मेवाड़ का भीष्म पितामह था, वो कैसे भीष्म पितामह था, इन सब की डिटेल में चर्चा करेंगे हम कल। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगी हो या आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइबर एंड कमेंट। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे ही क्लासें हम आज से कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। और ये है हमारा हिस्ट्री का प्रथम बैच, और इसमें हम राठौर राजवंश 4 या 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको PDF शो के थ्रू मैं पढ़ाऊँगा तो आपका भी टाइम खराब नहीं होगा। और मैं किंवदंतियों और जो कहानियाँ हैं गोपीनाथ शर्मा की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उनके अनुसार ही मैं बात करूँगा और आपको भी स्थायी मेमोरी में आपको ये याद रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम शाम को लेके आएंगे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और एक भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार क्लास लेके देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो किसी और टीचर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक क्लास देख जरूर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।